अनिश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म हैं जिन्हें हम इंटीग्रेशन करते समय जिनका हम उपयोग करते हैं। इन गुणधर्मों को एक एक करके देखिए। कभी इसका यूज बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम ये कहते हैं कि इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी इसका एक विपरीत प्रक्रम है। समाकलन अवकलन का एक विपरीत प्रक्रम है, ये हम कहते हैं। इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स होगा। यानी इस फलन को हमने इंटीग्रेट किया, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर दिया फलन एफ एक्स को, तो हमें एफ एक्स ही प्राप्त हुआ। मतलब एक प्रोसेस जो है, पहले इंटीग्रेशन एक प्रोसेस थी, वो इस फलन को इंटीग्रेशन एक प्रोसेस थी, एक प्रक्रम था, वो इस फलन ए को फलन बी में ले जाता है। और डिफरेंशिएशन इसकी रिवर्स प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन इसकी रिवर्स प्रोसेस है, वो बी को फिर से ए में ले आएगा। इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन ए dx, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन a dx इज इक्वल टू अपने आप a हो जाएगा। तो यही बात ही कह रहा है कि क्योंकि समाकलन और अवकलन एक दूसरे के विपरीत प्रक्रम हैं, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम प्रक्रम है, इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स होगा। इंटीग्रेशन फलन a को फलन b में ले गया और डिफरेंशिएशन फलन b को फिर से फलन a में आएगा। दी जाएगा रिवर्स प्रोसेस है, या ये ऑपरेटर हैं, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन भी ऑपरेटर है, डिफरेंशिएशन भी एक ऑपरेटर है। इंटीग्रेशन इस फलन a को फलन b में ले जाता है और डिफरेंशिएशन इस फलन को फिर से फलन a में ले आएगा। या इसके साथ हम ये भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। अगर हम कहते हैं इस फलन को अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो ये भी एफ एक्स के बराबर होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स कहें या इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स कहें, दोनों एक दूसरे के ये विपरीत प्रक्रम है, एक दूसरे के विपरीत ये ऑपरेटर हैं, तो ये वही फलन प्राप्त करते हैं, इससे हमें वही फलन प्राप्त होगा एफ एक्स। ये पहला गुणधर्म है जिसका हम कहीं कहीं यूज करते हैं। और दूसरा प्रक्रम ये है कि इसका हमने बहुत यूज तो कहीं नहीं किया है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअली कि यदि f और g कोई दो फलन हमारे पास प्रकार से हैं, एक फलन f है, एक फलन g है, वो इस प्रकार से हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द फलन एफ एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन जी एक्स डी एक्स। यानी डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये कहता है, ये गुणधर्म ये कहता है कि ये फलन समाकलन एफ एक्स और समाकलन जी एक्स समतुल्य होंगे। वैसे ये होगा क्या, जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये फलन जो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स एफ एक्स के बराबर जी एक्स डी एक्स, ये दोनों फलन एक दूसरे के समतुल्य होंगे, इक्वल तो नहीं होंगे। यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा c1, यहाँ भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा c2। लेकिन हम कहते हैं ये जो फलन है वो जो है समतुल्य फलन है। इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम एक मिनट के लिए छोड़ देते हैं, तो ये फलन कहलाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, ये समतुल्य फलन कहलाते हैं। वही बात यहाँ भी आएगी आपके पास, जब हम डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स कह रहे हैं तो एफ एक्स हो जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स कह रहे हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर आएगा। यहाँ पर f और g कोई दो फलन इस प्रकार से हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। तो ये जो फलन है एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, ये दोनों फलन एक दूसरे के समतुल्य कहलाते हैं। बराबर तो नहीं कहते हैं, ये दोनों फलन समतुल्य हैं। ये फलन कॉमा ये फलन समतुल्य हैं कहलाते हैं, ये समतुल्य हैं। केवल इनमें फर्क किसका होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का फर्क होगा। इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ये प्राचल का जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इसका हम वर्णन नहीं करते हैं, तो ये जो फलन है ये समतुल्य कहलाते हैं। जो तीसरी प्रॉपर्टी है इसे हम बार बार इंटीग्रेशन में यूज करते हैं कि दो फलनों के योग का हम समाकलन कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स
dx, यानी दो फलनों के योग का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाता है पहले फलन का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दूसरे फलन का इंटीग्रेशन dx, यानी इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx के बराबर होता है, यानी दो फलनों के योग का समाकलन उनके समाकलनों के योग के बराबर होता है। चौथी प्रॉपर्टी, अगर किसी फलन को किसी अचर से गुणा किया, इंटीग्रेशन ऑफ के एफ एक्स है, तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सॉरी ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये सिंपल कांस्टेंट है, किसी फलन को अगर किसी अचर से गुणा करते हैं तो इंटीग्रेशन करते समय ये जो अचर है वो इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा, के ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ऐसे हम इसको लिखते हैं। और अगर यही चीज़ अगर एक्सटेंडेड फॉर्म में हो, कई फलन हो हमारे पास, पांचवी प्रॉपर्टी हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो फलन है हमारे पास इस प्रकार से है कि पहला फलन k1 f1 x है, दूसरा फलन k2 f2 x है, प्लस 1 इस प्रकार से लास्ट फलन है kn fn x। इस प्रकार से कई फलन हमारे पास है, कई फलनों के योग का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इन सबको हम अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहला हो जाएगा k1 इंटीग्रेशन ऑफ f1 x dx प्लस k2 इंटीग्रेशन ऑफ f2 x dx प्लस सो ऑन, इस प्रकार से जितने भी फलन होंगे इनको हम ऐसे लिख देंगे kn इंटीग्रेशन ऑफ fn x dx। ये कुछ प्रगुण हैं इंटीग्रेशन करते समय, इनका हमें ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक हम मेथड सीखेंगे, समाकलन की कुछ विधियां हम सीखेंगे। समाकलन की 3 विधियां हैं। तो पहली जो विधि है वो प्रतिस्थापन विधि है। तो प्रतिस्थापन विधि, जैसे हमें किसी फलन का इंटीग्रेशन करना है, जैसे मुझे सपोज cos ऑफ 2x को इंटीग्रेट करना है। एक तरीका तो ये है कि हम ये मान लेते हैं कि माना 2x बराबर t करके इस अभी cos 2x का इंटीग्रेशन हम नहीं जानते हैं, cos x का तो इंटीग्रेशन जानते हैं, वो sin x हो जाता है, लेकिन cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें इसको समाकलन के योग्य बनाते हैं। तो समाकलन के योग्य बनाते हैं प्रतिस्थापन विधि से। हम मान लेते हैं माना 2x इज इक्वल टू टी, जब आप इसको दोनों ओर डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2 इज इक्वल टू एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, और बस गुणा कर देते हैं तो 2 डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा, यानी डी एक्स बराबर, मुझे चर मैंने बदल दिया है, एक्स से टी में चर को ले गए हैं तो ये डी एक्स भी टी में आ जाएगा, तो डी एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी टी हो जाता है। तो ये फलन हो जाता है कॉस ऑफ टी और डी एक्स इक्वल टू है हाफ, हाफ को इंटीग्रेशन के बाद ले लेंगे डी टी, हाफ ऑफ कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे, और हाफ ऑफ टी को वापस कर देंगे साइन ऑफ 2x प्लस सी, क्योंकि ये टी जो चर है हमने अपनी ओर से किया था प्रतिस्थापित, अब इसे पुनः प्रतिस्थापित कर देंगे टी को। एक तरीका तो cos 2x को इंटीग्रेट करने का ये था। दूसरा तरीका, जैसे अगर हमें cos 2x को सीधे इंटीग्रेट करना है तो हम क्या करेंगे, जब हमें cos 2x को डिफरेंशिएट करना होता है तो ये एक संयोजित फलन है, पहले हम cos फलन को डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस साइन 2x हो जाता है। यदि मुझे डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x करना है तो ये हो जाता है cos का हो जाता है माइनस साइन 2x, और फिर 2x को फिर डिफरेंशिएट करते हैं इंटू 2, यानी डिफरेंशिएट हो जाता है माइनस 2 साइन ऑफ 2x। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपको ये संयोजित फलन था ये cos और 2x का डिफरेंशिएशन था, तो 2x के डेरिवेटिव से गुणा कर देते थे हम डिफरेंशिएशन में, लेकिन जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम इस cos 2x में 2x के डेरिवेटिव से भाग कर देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हाफ साइन 2x, यानी cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे उसके बाद 2x के डेरिवेटिव से भाग कर देंगे, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हाफ साइन ऑफ 2x। वही यहाँ से भी आएगा हाफ साइन ऑफ 2x। तो हम बार बार छोटे छोटे सवालों में प्रतिस्थापन नहीं करेंगे, सीधे फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अगर हमें cos ऑफ, ये लीनियर होना चाहिए तभी, cos ऑफ ax प्लस बी है, यानी एक घाती व्यंजक होगा तभी ऐसे कर पाएंगे, अगर ax स्क्वायर प्लस बी है तो फिर इस मेथड से नहीं होगा। इसको इंटीग्रेट करना है हमें, तो हम क्या कहेंगे, यानी ये कहने का मतलब है इसका डेरिवेटिव अगर कोई अचर आ रहा है तभी इस मेथड का हम उपयोग कर पाएंगे। यदि cos ऑफ ax प्लस बी को हमें इंटीग्रेट करना है तो cos का इंटीग्रेशन साइन ऑफ ax प्लस बी हो जाएगा, और फिर ax प्लस बी का डेरिवेटिव हुआ a,
और a से इसको भाग कर देंगे प्लस कांस्टेंट। अगला टॉपिक हमारे पास है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का हम समाकलन कैसे करेंगे। अब त्रिकोणमितीय फलनों का हमें समाकलन करना है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के उपयोग से हम इनका इंटीग्रेशन करते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे अभी हमारे पास कुछ त्रिकोणमितीय फलनों के इंटीग्रेशन हमें पता है। एक तो sin x और cos x के इंटीग्रेशन हमें पता है। tan x, cot x, sec x और cosec x के इंटीग्रेशन अभी हमको नहीं पता है। लेकिन कुछ और त्रिकोणमितीय फलनों के इंटीग्रेशन पता है, जैसे sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें पता है, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें पता है, sec x tan x का पता है, cosec x cot x का इंटीग्रेशन हमें पता है। इस प्रकार से कुछ त्रिकोणमितीय फलनों के इंटीग्रेशन हमें पता है। जैसे मैंने पहले बात की कि प्रत्येक फलन का इंटीग्रेशन हमको नहीं पता है, तो दी गई फलन को हम समाकलन के योग्य बनाते हैं कुछ सूत्रों की मदद से। जैसे अगर हमने भी बात की कि sec स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन हमें पता है और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें पता है, लेकिन अगर हमारे पास cos स्क्वायर x आ जाए तो हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसका हल हमारे पास अभी नहीं है। तो इन फलनों को इसको समाकलन के योग्य बनाने के लिए हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का उपयोग करते हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण क्या है? पहली बात तो है cos स्क्वायर x फलन कहाँ से आएगा? cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इस 1 को यहाँ ले लेते हैं तो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बराबर हो जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा तो जाएगा 1 प्लस cos ऑफ 2x, यानी cos स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ 1/2 गुणा 1 प्लस cos ऑफ 2x। अब 1 का हम इंटीग्रेशन जानते हैं, cos 2x का हम इंटीग्रेशन जानते हैं, तो cos स्क्वायर x जहाँ पर भी है उसको हम हाफ ऑफ 1 प्लस cos 2x लिख के उसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब ये समाकलन के योग्य हो गया। वैसे अगर हमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x करना है तो साइन स्क्वायर को इंटीग्रेशन करने के लिए यही cos 2x का दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है। cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। 2 साइन स्क्वायर x को यहाँ ले आता हूँ, cos 2x को यहाँ ले आता हूँ, तो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos ऑफ 2x, यानी साइन स्क्वायर x बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ 1 माइनस cos ऑफ 2x। तो ये फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर x के लिए। तो फिर बात वही होगी, 1 का हम इंटीग्रेशन जानते हैं, cos 2x का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर x का जब हमें इंटीग्रेशन करना है तो हम इसको हाफ ऑफ 1 माइनस cos 2x लेंगे, और cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें करना है तो इसे हम हाफ ऑफ 1 प्लस cos 2x लेंगे। देखिए ध्यान रखिए, इसे जब साइन स्क्वायर x का कर रहे हैं तो यह है हाफ ऑफ 1 माइनस cos 2x, और अगर cos स्क्वायर x का है तो यह हाफ ऑफ 1 प्लस cos x। केवल प्लस और माइनस का फर्क है, cos स्क्वायर में 1 प्लस cos 2x है, साइन स्क्वायर में 1 माइनस cos 2x है। तो साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x के इंटीग्रेशन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। tan x और cot x के इंटीग्रेशन अभी करना रहा है, sec x और cosec x का भी इंटीग्रेशन करना रहा है, उसे हम धीरे धीरे करेंगे। इसी प्रकार से अगर हम आपको tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है तो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम नहीं जानते हैं, इसको हम लिख देते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। वैसे हम cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। तो सभी त्रिकोणमितीय फलनों के वर्गों का हम समाकलन आप जानते हैं, उसको समाकलन के योग्य हम बना सकते हैं अगर सीधे फॉर्मूला नहीं जानते तो। अब इसी प्रकार से अगर साइन क्यूब x वाला पद आ जाए हमारे पास, साइन क्यूब x को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x, तो ये साइन 3x फॉर्मूले से इसको हम करेंगे। साइन 3x बराबर हमारे पास होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो हमें चाहिए साइन क्यूब का पद चाहिए, तो इसको दाईं ओर ले आते हैं, तो जाएगा इसको बाईं ओर ले आते हैं, तो 4 साइन क्यूब x, ये ऋण था यहाँ के धन हो गया, 3 साइन ऑफ x माइनस साइन 3x। तो इसलिए साइन क्यूब x को जब हमें इंटीग्रेट करना है तो 4 का भाग करते हैं, 1/4 3 साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ 3x। इस प्रकार से हम इसको तोड़ देंगे। अब साइन x का हम इंटीग्रेशन जानते हैं, साइन 3x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, ये हो जाएगा साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos 3x बट्टे t, क्योंकि 3x का डेरिवेटिव 3 होगा, डेरिवेटिव से भाग कर देंगे। वैसे ही अगर हमें इंटीग्रेशन ऑफ cos रेज़ पावर 3 का इंटीग्रेशन करना है तो इसका जो हमें सूत्र मिलेगा वो cos 3x मिलेगा। तो cos 3x इक्वल होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos ऑफ x।
हमें 4 cos क्यूब x का वाला पद एक साथ ले लेते हैं, यानी इसको यहाँ ले लेते हैं, तो जाएगा 4 cos क्यूब x, मेरे पास हुआ cos ऑफ 3x धन 3 cos ऑफ x, इसका ट्रांसफर हुआ 4 cos क्यूब x बराबर cos 3x धन 3 cos ऑफ x, इसलिए cos क्यूब x बराबर हुआ 1/4 गुणा cos ऑफ 3x धन 3 cos ऑफ x। तो इसलिए आपको cos 3x का इंटीग्रेशन याद करना है, cos क्यूब x का इंटीग्रेशन याद करना है, तो इस फॉर्मूले को याद कर सके तो अच्छा है, अगर याद न कर सके तो cos 3x का फॉर्मूला, sin 3x का फॉर्मूला, ये फॉर्मूले आपको याद होने हैं, उससे आप इसको समाकलन के योग्य बनाएंगे। अब इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आपको sin raised पावर 4 को इंटीग्रेट करना है तो इसको तोड़ देंगे, इसे sin raised पावर 4 है तो इसे हम sin स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, और sin स्क्वायर x बराबर हम ये जानते हैं, ये sin स्क्वायर x बराबर है ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos ऑफ 2x, हाफ बाहर हो जाएगा 1/2, क्योंकि हाफ का भी वर्ग है तो हाफ मुझे यहीं लेना पड़ेगा, इसका भी वर्ग है ना, तो ये पूरा हाफ ऑफ 1 माइनस cos 2x पूरे का वर्ग हो जाएगा, तो 1/4 कहें या इस पूरे का वर्ग कर दें। फिर से इसमें cos स्क्वायर वाला पद आएगा, आपसे a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे तो आपके पास से फिर से cos स्क्वायर ऑफ 2x आएगा, फिर cos स्क्वायर 2x को फिर से इस cos स्क्वायर x फॉर्मूले से cos स्क्वायर x इक्वल टू हाफ ऑफ 1 प्लस cos 2x से फिर इसे खोल देंगे, ये सवाल आएगा फिर करेंगे। इसी प्रकार से आप cos की घात 4 को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों के उपयोग से हम इस प्रकार से इनका समाकलन करते हैं। इन सूत्रों को आप किताब में देखिए, एक जगह लिखिए इनको और याद कीजिए। अब इसी प्रकार से अगर हमारे पास कहीं फलन इस तरह से आ जाता है कि त्रिकोणमितीय समीकरण, इसका इंटीग्रेशन करना है, 2 sin x cos x को इंटीग्रेट करना है आपको, तो ये तो 2 sin x cos x, या ये कहिए कि हमारे पास फलन आ जाता है, इंटीग्रेट करना है sin 3x cos ऑफ 4x को इंटीग्रेट करना है, या हमें इंटीग्रेट करना है sin 5x और sin 3x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इस तरह के फलन अगर आ जाते हैं, यानी sin 3x cos 4x, sin 5x sin 3x, इस तरह के फलन हमारे पास अगर आ जाते हैं तो इसके लिए हम किन त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों का उपयोग करेंगे। ये हमारे पास कुछ त्रिकोणमितीय फलन है, 2 sin x sin a cos b करके मैं कर दूं, 2 sin a cos ऑफ b, या 2 sin x cos y कह सकते थे, या 2 sin a cos ऑफ b, ये त्रिकोणमितीय फलन है। या हमारे पास है 2 cos a sin b, त्रिकोणमितीय फलन है, या 2 cos a cos b है, या 2 sin a sin b है। अगर 2 नहीं है, 2 से हम गुणा कर देंगे उस फलन को, और 2 sin a sin b बराबर होता है, हमें पता है, sin a प्लस b प्लस sin ऑफ a माइनस b होता है। अगर cos पहले आ जाए तो जाता है sin ऑफ a प्लस b माइनस sin ऑफ a माइनस b हो जाता है। इन त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों का हम उपयोग करेंगे। अब इसमें ही देखिए, अगर आपके पास sin 3x cos 4x हमारे पास है, इसमें किस फॉर्मूले को यूज करें, इसको यूज करें या इसको यूज करें, ये ध्यान रखिएगा आप। जहां पर कोण, जो कोण बड़ा है उसको a कह लीजिए, तो इसे असल में होना ऐसे चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 4x sin ऑफ 3x ऐसे लिख देते हैं। तो a माइनस b करने पर, जैसे sin ऑफ a माइनस b, आपने इसको a ले लिया तो 3x माइनस 4x आपके पास यहाँ पे अंदर से sin ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा एक बार और करना पड़ेगा। तो इसलिए एक काम करेंगे कि जो कोण बड़ा है उसको a ले लेंगे, जैसे sin 3x cos ऑफ 4x है तो 4x को a ले लेंगे और 3x को b ले लेंगे। और दूसरा, जैसे ये 2 cos a cos b है तो हम इसको जानते हैं cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर 2 sin a sin b है तो इसके लिए हो जाता है cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b। ये 4 सरल समीकरण ये हैं, इनका हम उपयोग करके त्रिकोणमितीय फलनों का इंटीग्रेशन करेंगे। इनको ठीक से याद करिए और कहीं पर लिखिए, इनको याद कीजिए, तभी हम आगे फिर अगली एक्सरसाइज को करेंगे।